हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक ये है क्योंकि हम बार बार ये न्यूज़ में देख रहे हैं कि ट्रंप इज़ इम्पोजिंग टैरिफ और आज यानी कि 3 अप्रैल से ये इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ने वाला है। इवन इंडिया के ऊपर भी पड़ने वाला है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स का भी थ्रेट था, वो भी आ गया है। ऑल्दो नॉट फुल टैरिफ्स हैव बीन इम्पोज्ड बट स्टिल द टैरिफ्स हैव बीन इम्पोज्ड ऑन इंडिया। वो पूरा टैरिफ क्यों नहीं लगाया गया है इसको भी हम समझेंगे, बट वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का टॉपिक है, तो उसको हम लोग एक अलग वीडियो में समझेंगे। बट आज हम समझते हैं कि इज देयर साइंस ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन इन यूएसए एंड क्या यूएसए खुद जिम्मेदार है इसका, और इस इकोनॉमिक रिसेशन जो यूएसए में होने वाला है की वजह से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। वो इकोनॉमी जो पिछले 10 साल में डबल हुई है, यानी 2.1 ट्रिलियन से 4.3 के आसपास ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, क्या उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट हो सकता है। तो ऑल्दो वी कैन से दैट वी आर रेजिलिएंट, डोमेस्टिक डिमांड ये वो, बट क्या इम्पैक्ट होगा वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस के जो टॉपिक्स हैं जो इस देश की दशा और दिशा तय करेंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, आप कितने स्ट्रांग है इकोनॉमिकली वो डिटरमाइन करता है कि दुनिया में आपका रुतबा क्या है। ये रिसेशन क्या है, पहली चीज़ तो ये कि यूएस में रिसेशन आएगा, तो है क्या ये रिसेशन। रिसेशन मतलब होता है इफ देयर इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिक्लाइन। अब ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिक्लाइन है फॉर सेवरल मंथ्स, ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने, फॉर सेवरल मंथ्स। तो अगर ये इकोनॉमिक डिक्लाइन यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगातार होती गिरावट आप देखते हैं, और वो लगातार हो रही है, पिछले कई महीनों से हो रही है और आगे कई महीनों में तक खींचने की उम्मीद है, मतलब इकोनॉमी आपकी डी ग्रोथ की तरफ जा रही है, तो वो होता है रिसेशन, मंदी, आर्थिक मंदी। ठीक है, यह है रिसेशन, यानी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर सेवरल मंथ्स लीड्स टू रिसेशन। ये फियर है यूएस में। क्यों है ये फियर, क्या फैक्टर्स हैं इस फियर के और कैसे इंपैक्ट करेगा ये इंडिया को, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स है कुछ, ये हम बात करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है द ब्रॉड बेस्ड टैरिफ दैट यूएस इज गोइंग टू इम्पोज और हैज इम्पोज। और ये ब्रॉड बेस्ड टैरिफ क्या है, 10% से लेके 15% बेस टैरिफ, और साथ ही साथ रेसिप्रोकल टैरिफ प्लस है ये रेसिप्रोकल। ठीक है, अब ये 10 से 15% बेस टैरिफ तो लगेगा, यानी जो कुछ भी इंपोर्ट होगा यूएस में उसके ऊपर 10-15% टैरिफ लगेगा दुनिया भर से। और रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या मतलब है, जैसे मान लो इंडिया ऑन एवरेज 52% का टैरिफ लगाती है यूएस के इंपोर्ट्स पे। अगर यूएस से कोई भी इंपोर्ट इंडिया में होता है तो लगभग वेटेड एवरेज 52% के आसपास है। इट्स हायर ऑल्सो, ऑन एवरेज वो 52%। तो यूएस का कहना है कि हम तुम्हारे ऊपर इतनी ही बड़ा टैरिफ लगाएंगे। तो अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो सोच के देखिए, कोई चीज़ जो यूएस में पहले $100 की आ रही थी, अब वही चीज़ $152 की आएगी। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे, खुद सोच के देखो, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, डिमांड कम होगी, तो ब्रॉड टैरिफ्स विल रिड्यूस द डिमांड इन यूएस। ना सिर्फ यूएस के डिमांड के फर्क पड़ेगा, पर ये खुद सोच के देखो कि इंडियन गुड्स का डिमांड अगर यूएस में कम हुआ तो इंडिया की सप्लाई चेन पे भी तो इशू आएगा। तो दिस विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस टैरिफ, नॉट जस्ट इन यूएस, क्योंकि यूएस के लोग तो महंगी चीज़ क्यों खरीदेगा, यूएस का आदमी कहेगा यही डोमेस्टिकली कुछ बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो नहीं खरीदेगा। ठीक है, 1.5 गुना ज़्यादा पैसा दे के कोई क्यों खरीदना चाहेगा, डिमांड विल बी सबड्यूड, कम हो जाएगी डिमांड। एक इंडिकेशन ये है बिकॉज ऑफ द ब्रॉड बेस्ड टैरिफ्स। उसके बाद है डिक्लाइन इन बिजनेस कॉन्फिडेंस, बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये समझ के देखो कि ना सिर्फ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हुआ है यूएस में, यानी द कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस इन स्पेंडिंग की, उसको लगता है कि अगर हम खर्चा करेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, तो इट्स बेटर टू सेव द मनी समवेयर रादर देन स्पेंडिंग इट, बिकॉज द साइंस ऑफ रिसेशन इज देयर इन यूएस। हो सकता है नौकरी चली जाए, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऐसा तो है नहीं कि सरकार नौकरी दी हुई है, सरकार जिसको नौकरी दी हुई है उसको भी डॉज
जैसे एक डिपार्टमेंट बना के इलॉन मस्क के साथ सफाई की जा रही है, तो किसी की नौकरी ज़्यादातर लोगों की नौकरियां खतरे में है, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज लेस, नॉट जस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बट द बिजनेस कॉन्फिडेंस इज एट अ लो, एट अ 12-year लो। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, सोच के देखो कि कोविड के टाइम भी बिजनेस कॉन्फिडेंस यूएस में इस समय से ज्यादा था, इस समय से, और जबकि उस समय लॉकडाउन लगे हुए थे, देयर वाज नो डिमांड, स्टिल द बिजनेस कॉन्फिडेंस वाज हाई। नाउ करेंटली द बिजनेस कॉन्फिडेंस इज एट अ 12-year लो एज पर सेवरल रिपोर्ट्स इन द यूएस। सोच के देखो कि अब बिजनेस एक्टिविटीज हैम्पर हो रही है। बिजनेस कॉन्फिडेंस लो होता है का क्या मतलब है? द बिजनेसेस विल नॉट इन्वेस्ट, और अगर बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करेगा तो सप्लाई बढ़ेगी नहीं, और अगर सप्लाई बढ़ेगी नहीं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज लो होंगी, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा दैट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल इकोनॉमिक्स, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और सप्लाईज नहीं बढ़ेंगी दैट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब लॉसेज एज वेल। जिनके पास नौकरी है उनकी भी जाएगी। अगेन वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस रिसेशन। आगे बढ़ा जाए तो देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग। एक पीएमआई इंडेक्स होता है, ठीक है, पीएमआई इंडेक्स, उसके हिसाब से मार्च में ये इंडेक्स का नंबर 49 था यूएस में। एनीथिंग बिलो 50 ऑन पीएमआई इंडेक्स मींस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। एनीथिंग बिलो 50 इन द पीएमआई इंडेक्स सिग्नल्स दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे थे कि मेड इन यूएसए सब कुछ खरीदा जाए, यूएसए की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए, फिलहाल पहले 2 महीने में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कम हुए हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होंगे, डिमांड कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट कम होगा। दूसरी चीज़, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, तो हर सारे इनपुट तो इनको यूएस में बन के नहीं मिल सकते, कुछ तो कहीं चाइना से इंपोर्ट करना होगा, कहीं यूरोप से इंपोर्ट करना होगा, मेक्सिको से इंपोर्ट करना होगा, साउथ अमेरिका से इंपोर्ट करना होगा। सबके ऊपर अगर टैरिफ लगाएंगे तो जो इनपुट मटेरियल है किसी फैक्ट्री का वो भी महंगा होगा। महंगी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खरीदना नहीं चाहेंगे, क्योंकि महंगा खरीदेंगे तो महंगा बेचना पड़ेगा, महंगा बेचेंगे किसको खरीदेगा कौन, है कि नहीं? ठीक है, सब कुछ उस टैरिफ की वजह से ये डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं यूएस में। स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी इज देयर बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ्स, एंड जो दुनिया भर में इम्पैक्ट पड़ा है इसका। इम्पैक्ट का मतलब क्या है? इम्पैक्ट का मतलब कि जो दुनिया भर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि क्या करेगा यूएस, क्या करेगा, देयर इज वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी इन द मार्केट अक्रॉस द ग्लोब, उसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की मार्केट ही नीचे जा रही है। यूएस की मार्केट हैज बीन डाउन मंथ में, एक महीने में 6% का ड्रॉप देखा गया है सिर्फ मार्च में। इट्स अ बिग नंबर फॉर अ डेवलप्ड स्टेबल इकोनॉमी लाइक यूएस। 6% से गिरी है वहाँ की स्टॉक मार्केट्स, और मैक्सिमम इम्पैक्ट किसको पड़ा है? टेक कंपनी। और वो टेक कंपनीज का बिजनेस कहाँ है सबसे ज़्यादा? इंडिया में। तो ये सोच के ये दूसरा पॉइंट होगा कि कैसे आईटी के ऊपर इम्पैक्ट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को हिंडर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड यील्ड कर्व सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है कि रिसेशन यूएस को का दरवाजा खटखटा रहा है वो है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इन्वर्टेड यील्ड कर्व का क्या मतलब होता है? जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर और लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा, जनरली 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, ये जो बॉन्ड पीरियड होता है, यानी जिसकी मैच्योरिटी 5 साल 10 साल पे हो रही है वो लॉन्ग टर्म होता है, तो जिनकी कम समय में हो जाती है वो शॉर्ट टर्म होती है। तो ये देखा जाता है यूएस में, ठीक है, ये देखा गया है यूएस में कि जब भी यील्ड कर्व इन्वर्टेड होता है, मतलब जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है उसका जो यील्ड है, मतलब उससे जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, उससे जो कमाई होने वाली है वो बढ़ती है, और लॉन्ग टर्म यील्ड जो है वो कम होती है। ये होता है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। जनरली लॉन्ग टर्म आप ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, बॉन्ड अगर खरीदते हैं तो उससे जो यील्ड मिल रही है आपको, जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, यील्ड अगर नहीं समझ में आया तो जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे ज़्यादा होते हैं और शॉर्ट टर्म बॉन्ड पे कम होते हैं। अगर ये इन्वर्टेड हो गया तो सोच के देखो, इन्वर्टेड का मतलब है कि लॉन्ग टर्म यूएस इकोनॉमी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट कम हुआ है, कि हो सकता है निकट भविष्य में यूएस की इकोनॉमी बहुत बेहतर परफॉर्म ना करे, तो लोग कम डिमांड कर रहे हैं। जितना डिमांड कम होती है फिर वो यील्ड इम्पैक्ट होगी।
और शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, वाई, बिकॉज द डिमांड इज हायर, ठीक है ना, डिमांड बढ़ेगी, शॉर्ट टर्म में लोग जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पैसा कमा लें, ज़्यादा इंटरेस्ट कमा लें और सेफ हो जाएं, क्योंकि भाई अपने बॉन्ड के ऊपर तो डिफॉल्ट करेगी नहीं यूएस गवर्नमेंट, सबसे सेफ बॉन्ड है, दुनिया का सबसे सेफ डेस्टिनेशन है फॉर इन्वेस्टमेंट। तो लोग चाहते क्या है कि जल्दी से जल्दी पैसा कमा लें, क्योंकि क्या पता भविष्य में यूएस इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करे या ना करे। व्हेनेवर देयर इज अ इन्वर्टेड यील्ड कर्व इन द बॉन्ड मार्केट, मतलब अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड से, इसका मतलब होता है कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व है। और जब भी यूएस इकोनॉमी में देखा गया है, दैट हैज़ लेड टू रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी, एंड दैट रिसेशन हैज़ कॉज्ड रिसेशन और स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। याद रहे एक बार कि whenever the US sneezes, US economy sneezes, the world catches a cold। ये लाइन बहुत फेमस है। अगर छींक आई या सर्दी हुई यूएस इकोनॉमी को, तो पूरी दुनिया में फिर वो कोल्ड, वो सर्दी, जुकाम फैलेगा। तो ये है सबसे बड़ा इंडिकेटर दैट यूएस इकोनॉमी इज लुकिंग फॉर अ स्लो डाउन, अ रिसेशन, स्लो डाउन, अ रिसेशन। Reduced consumption is there. Why? Because there is fears of unemployment. ठीक है, अब भाई सोच के देखो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड कोई नहीं खरीद रहा है, यानी लॉन्ग टर्म इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है। पहला इंडिकेटर ये जा रहा है। दूसरा ये जा रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे, यानी दूर दृष्टि लेके अगर कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बिकॉज देयर विल बी जॉब लॉसेस एंड देयर विल बी लेसर जॉब्स अवेलेबल इन द जॉब मार्केट। तो फियर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ लेड टू रिड्यूस्ड कंजम्पशन, क्योंकि लोग क्या करना चाह रहे हैं, पीपल वांट टू सेव फॉर बैड टाइम्स। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम है, बिजनेस कॉन्फिडेंस कम है, बिजनेस इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, इन्फ्लेशन इज देयर बिकॉज ऑफ, अगर यूएस की इकोनॉमी कहीं भी टैरिफ लगाएगी तो कोई भी मटेरियल जो आ रहा है बाहर से वो महंगा होगा, तो देयर विल बी इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब लॉसेस के फियर्स की वजह से कंजम्पशन डिमांड यूएस में कम हुई है। एंड यूएस में अगर कंजम्पशन कम होगी तब फिर उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ के लोग तो डरे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, सबको यही सोच रहा है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस रिड्यूस्ड कंजम्पशन हैज ऑल्सो लेड टू that fall in the stock market, continuous falling in economic growth, and the reduced business confidence index in the US, one of the major factors that is showing us that US economy is going into a recession phase, at least this year. और last but not the least, the rising credit default, यानी credit default का मतलब loan default। लोन डिफॉल्ट मतलब लोग अपने पैसे जो उन्होंने लिए हैं वो वापस नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन है, और क्रेडिट कार्ड तो अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि इसके बदले कोई सिक्योरिटी तो ले नहीं रहा है ना बैंक। तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिफॉल्ट होना एक थोड़ी सी आम बात है, बट यूएस में कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं। कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट जब होता है तो इसका ये मतलब है कि कॉर्पोरेट्स इतना कमा ही नहीं पा रहे हैं, बिजनेसेस ये कमा ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपने लोन भी वापस कर पाए। तो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट तो समझ में आता है कि कंज्यूमर नहीं कमा पा रहा है, बट अगर हम यहाँ देखें तो ओवरऑल यूएस इकोनॉमी में वहाँ के बिजनेसेस भी इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि अपना लोन वापस कर सके। एंड दैट्स अ बिग रीजन टू फियर। इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है, और जिन्होंने लोन लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए वो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रॉफिट्स नहीं निकाल पा रहे हैं कि अपने लोन को वापस कर सके। तो देयर इज कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट्स हैपनिंग, वेरी वेरी बिग रिसेशन साइंस इन द यूएस इकोनॉमी। So these are some of the factors, the 7 factors that are indicating that the recession is going to continue in US economy। और इसका impact क्या होगा इंडिया पे वो देखते हैं। The impact on India,
अगर अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने की हैं आपको समझ में आया होगा, अगर आप रिटेन कर पाए हैं तो समझ के देखो कि देयर विल बी अ ट्रेड डिक्लाइन बिकॉज ऑफ हायर टैरिफ्स। हायर टैरिफ्स का मतलब है हाई कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इन यूएस। यूएस में महंगा पड़ेगा वो सामान खरीदना, तो लोगों की डिमांड कम होगी, लोग महंगी चीज़ें क्यों खरीदेंगे। Whenever the prices rise, अगर इस देश में अनियन का प्राइस बढ़ता है तो अनियन की कंजम्पशन कम होती है ना। किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा नॉर्मल गुड का तो कंजम्पशन कम होगी, है ना। अगर टैरिफ्स बढ़ेंगे यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया विल राइज, तो दैट विल लीड टू डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स। और अब समझ के देखो, यूएस इंडिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर, एक ऐसा कंट्री है के साथ हम लोग ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, स्पेशली द इंडियन ओपन इकोनॉमिक सिस्टम, द इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम। दिस डेफिसिट विल लीड टू करंट अकाउंट डेफिसिट्स, बीओपी प्रॉब्लम्स इन इंडिया। सोच के देखो ये बात, महंगा होगा एक्सपोर्ट तो लोग कम खरीदेंगे पर इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा आईटी सेक्टर के ऊपर, वो आईटी सेक्टर जो 55% जीडीपी में इसका योगदान है, जो मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है इंडिया में आज की डेट में, मैक्सिमम लोगों को। तो सोच के देखो, जब ओवरऑल यूएस में देयर इज अ मार्केट डिक्लाइन, मार्केट डाउन जा रहा है यूएस में, डिमांड कम हो रही है यूएस में, और इन्फ्लेशन हाई है यूएस में। अगर ये सब, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, मार्केट टूट रहा है, तो इम्पैक्ट क्या होगा। इंडिया के आईटी सेक्टर की भी तो डिमांड कम होगी, ठीक है। इंडिया के आईटी सेक्टर या आईटी सर्विसेज की डिमांड भी तो कम होगी क्योंकि महंगी हो रही है सर्विसेज। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर ये कम हुआ तो इंडिया की जो टॉप 3 कंपनीज है, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, उनका मैक्सिमम रेवेन्यू किसी दुनिया में इंडिया से नहीं आता है, वो यूएस बेस्ड क्लाइंट से आता है। तो अगर कंपनी जिनका 50% तक का रेवेन्यू यूएस के क्लाइंट से आ रहा है और वो यूएस का क्लाइंट अब इंडिया के आईटी सेक्टर से डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो ये जो मास रिक्रूटर और इंडिया के आईटी बैकबोन कंपनीज है उन पे इंपैक्ट पड़ेगा, एंड दैट विल लीड टू मैसिव लेऑफ्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सोच के देखो ये बात। उसके बाद देयर विल बी अ डिक्लाइन इन एफडीआई। क्यों होगा डिक्लाइन? इफ देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कि ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। अगर यूएस में आएगा तो दुनिया भर में आएगा, इंडिया में तो आएगा ही। तो एफडीआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं, वो अपने पैसे को सेफ हेवन्स में पार्क करना चाहते हैं। और सेफेस्ट हेवन क्या होगा? दुनिया भर में अगर ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है तो सेफेस्ट प्लेस कौन सी है? अमेरिका या यूरोप, स्टेबल डेवलप्ड इकोनॉमीज। सबसे ज्यादा सुरक्षित पैसा या तो वहां के बॉन्ड्स में या वहां के बैंक्स में हो, ठीक है। तो देयर विल बी अ कैपिटल फ्लाइट आउट ऑफ इंडिया, यहां से पैसा वापस जाने लगेगा, आएगा ही नहीं। और या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालेंगे, जो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं दैट द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर टेकिंग अवे मनी आउट ऑफ इंडिया बहुत ही ज्यादा तेजी से, ठीक है। देयर इज अ कांस्टेंट डिक्लाइन इन नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, कांस्टेंट डिक्लाइन। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय यूएस। अब एफडीआई नहीं आ रही है तो कैपिटल अकाउंट में क्राइसिस, ट्रेड इंपैक्ट हो रहा है, आईटी सेक्टर इंपैक्ट हो रहा है, ट्रेड इंपैक्ट हो रहा है, तो करंट साइड में हमारा क्राइसिस। और दोनों क्राइसिस मिला दो तो देयर विल बी अ बीओपी प्रॉब्लम, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स कैन हैपन। होगा नहीं क्योंकि हमारे आरबीआई के पास $650 बिलियन है, आरबीआई संभाल लेगा, बट स्टिल अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विल बी देयर। और जब एफडीआई नहीं आएगा और इंडिया के गुड्स और सर्विसेज दोनों की डिमांड कम होगी, तब टूटेगा रुपया। देयर विल बी अगेन डेप्रिसिएशन इन रुपीज, और जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन होता जाएगा रुपए का, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा है, द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स इज डिक्लाइनिंग, द एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज डिक्लाइनिंग, यानी ओवरऑल क्लाइमेट इन फॉर इंडियन इकोनॉमी इज नॉट फेवरेबल. That will lead to reduced demand of Indian goods and services, and this reduced demand will cause reduction in demand of Indian rupee. और reduced demand जब भी होता है रुपया का, जब भी होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा और रुपया डिप्रिशिएट करेगा, and depreciation of rupees will cause what? Imports महंगा होगा, that will lead to domestic inflation.
दैट कैन लीड टू डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। अगेन इन्फ्लेशन है, लोगों के पास पैसे फिर और कम बचेंगे खर्च करने के लिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम होगा, इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी सफ़र करेगी। ऑल्दो इंडिया का जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करना शुरू किया है, दैट इज़ वाई 10 साल में इकोनॉमी डबल हुई है हमारी, लेकिन ये इतना बड़ा मेजर इम्पैक्ट होगा कि हो सकता है कि अगले साल 2 साल इससे उभरने में लग जाए। और वो चीज़ हम अपने स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं, जो लगातार डिक्लाइन हमें दिखाई दे रहा है अपने स्टॉक मार्केट में, एंड एवरी डे इन्वेस्टर्स आर लूजिंग मनी, एवरी डे द डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर इज डिक्लाइनिंग द मेजर, क्योंकि इंडिया में कंज्यूमर डिमांड की वजह से जीडीपी 60% इम्पैक्ट होती है। 60% ऑफ द जीडीपी में जो ग्रोथ दिखती है वो कंज्यूमर डिमांड की वजह से होती है, वो कम हो गई है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है, किसको बेचेगा प्राइवेट सेक्टर। इंटरनेशनली ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है, तो सप्लाई साइड भी प्रॉब्लम हो रही है, डिमांड साइड भी प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ गवर्नमेंट कर नहीं सकती। सो वी आर सीइंग अ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज बीइंग ब्रॉट इन द वर्ल्ड बाय अमेरिका, और रिसेशन फियर तो वहाँ है ही। तो ये था हमारा एक ओवरऑल एनालिसिस कि कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो यूएस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और यूएस की वजह से इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या इंडियन इकोनॉमी इसको पार कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, सस्टेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये आने वाले दिनों की बात है। बट इट लुक्स वेरी वेरी टफ कि आपका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अगर आपके ऊपर ही टैरिफ लगाने लगे तो आप किसको बेचिएगा। तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कंसर्न। बट ऐसी डिस्कशंस हम आगे करते रहेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको एडमिशन्स लेने हैं या कोई डाउट्स है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई टेलीग्राम, और यू कैन राइट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम। दोनों जगह आप फॉलो कर सकते हैं और रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट्स है। सेशन के पीडीएफ चाहिए, वैल्यू एडेड मटेरियल चाहिए, आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, और आप मुझे लिख सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे rishabh.singh@studyIQ.com अगर आपको कोई भी डाउट है।